हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अविनाश और आप हमारे साथ देख रहे हैं अविनाश हिंदी एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बिहार शिक्षक बहाली पर आधारित दूसरे भाग की प्रश्नोत्तरी। और इस प्रश्नोत्तरी में आप सभी हिंदी भाषा तथा साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी यह प्रश्नोत्तरी पूरा हल करें और इसमें कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न जो आप सबके लिए स्क्रीन पर है वह है, बलदेव खटिक किसकी कविता है? इसके विकल्प हैं सुदामा पांडे धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, बलदेव बंशी की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आप सबको सही विकल्प का चयन करना है। आशा है आप सभी ने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लीलाधर जगुड़ी की रचना है बलदेव खटिक। इसके अलावा लीलाधर जगुड़ी ने अनुभव के आकाश में चांद, नाटक जारी है, ईश्वर की अध्यक्षता में बची हुई पृथ्वी आदि कविता संग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल, या फिर मृदुला गर्ग। तो इसका जो सही उत्तर है नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संदर्भ के लेखक हैं? इसके विकल्प हैं डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह, श्री राम शर्मा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो संदर्भ के जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर विनय। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन हैं? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं चंद्रकांत देवताले, सुदामा पांडे धूमिल, बलदेव बंसी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है कि मोचीराम तथा पटकथा की रचना किसने की है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है मोचीराम तथा पटकथा। संसद से सड़क तक तथा कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध अन्य रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समाधि लेख के लेखक हैं? समाधि लेख के लेखक कौन है इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, समाधि लेख के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। इसके अलावा इन्होंने मगध नामक जो है काव्य संग्रह की भी रचना किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, शेखर जोशी की रचना कौन सी है? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कोसी का घटवार जो कहानी है यह शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी है। इसके अलावा शेखर जोशी ने बदबू, हलवाहा तथा दाज्यू आदि नाम से भी कहानियां लिखी हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों के कहानीकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और सातवां प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण प्रेमघन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रयाग रामागमन नामक जो रचना किया है वह बद्री नारायण प्रेमघन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बद्री नारायण प्रेमघन की अन्य रचनाएं हैं भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद। बद्री नारायण प्रेमघन ने आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक पत्रिका का संपादन किया। यह पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। बढ़ते हैं अगले और आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं मंझन, कुतुबुन, जायसी, या फिर मुल्ला दाऊद। तो ये एक सूफी रचना है और जितने भी रचनाकार इसमें दिए गए हैं सभी सूफी रचनाकार हैं। आपको बताना है कि मधुमालती नामक रचना को किसने लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मधुमालती के रचनाकार मंझन हैं। और मधुमालती रचना के जो प्रमुख नायक हैं वह हैं मनोहर और मधुमालती। इसके अलावा इसमें उपनायक की भूमिका में प्रेमा तथा ताराचंद नामक उपनायक भी हैं। कुतुबुन की जो रचना है वह मृगावती है, जबकि पद्मावत ने जायसी नामक महाकाव्य को लिखा है। और मुल्ला दाऊद
की रचना जो चंद्रायन है, जिसे प्रथम सूफी काव्य के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है शाहजहान के प्रवर्तक कौन है? इसके विकल्प हैं सरहपा, सबरपा, लुईपा या फिर कढ़पा। यहाँ पे लाइपा लिखा गया, लेकिन इसका सही विकल्प जो होना चाहिए लुईपा होना चाहिए। आपको बताना है कि शाहजहान के प्रवर्तक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है, शाहजहान के प्रथम जो कवि हैं वो हैं सरहपा, और ये बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से निकली हुई एक शाखा है शाहजहान। शाहजहान के प्रवर्तक सरहपा हैं, जिनका एक नाम राहुल भद्र भी मिलता है। बढ़ते हैं अगले और 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है आत्मजयी के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको इसका सही उत्तर चयन करना है। इसका जो सही उत्तर है आत्मजयी के लेखक जो हैं वह हैं कुंवर नारायण। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जो हैं वह हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने तथा कोई दूसरा नहीं। कुंवर नारायण की रचना कोई दूसरा नहीं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले और 11वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाओं को हम सभी जान लेते हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचना है अंधा युग, जो एक गीत नाटक है। इसके अलावा 7 गीत वर्ष नामक इनकी रचना है। कानुप्रिया, सपना, अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, टूटे हुए चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गुल की बिन्नो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले और 12वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है किसान के रचनाकार कौन है? किसान एक काव्य रचना है और इसको किसने लिखा है इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरियोद। हरियोद से तात्पर्य यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, और प्रसाद से तात्पर्य यहाँ पर जयशंकर प्रसाद से है। आपको सही उत्तर बताना है कि किसान के रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित काव्य रचना है किसान। और मैथिली शरण गुप्त की अन्य प्रमुख रचना है रंग में भंग, जयद्रथ बध, भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त ने 1912 ईस्वी में किया है। इसके अलावा पंचवटी, झंकार, नहुस, और मैथिली शरण गुप्त ने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम था साकेत। साकेत महाकाव्य जो है वह उर्मिला विषयक उदासीनता जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख था उससे प्रभावित होकर लिखा, और इसकी रचना इन्होंने 1931 ईस्वी में की। बढ़ते हैं अगले और 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है शिव साधना के लेखक कौन है? या शिव साधना एक नाटक है। अब आपको बताना है कि शिव साधना नामक नाटक को किसने लिखा है। इसके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। यहाँ पर हरिकृष्ण का की जगह हरिकृष्ण प्रेमी होना चाहिए, इसको आप लोग समझ लेना। सेठ गोविंद दास का या फिर उदय शंकर भट्ट का। तो शिव साधना नामक जो नाटक है वह शिवाजी के जीवन पर आधारित नाटक है, और इसको हरिकृष्ण प्रेमी जो कि प्रसिद्ध नाटककार हैं इन्होंने लिखा है। इसके अलावा हरिकृष्ण प्रेमी का जो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है वह है रक्षाबंधन, जो राखी के कहानी पर आधारित हिमाऊ और महारानी दुर्गावती की कथा पर आधारित जो है नाटक है। और शिव साधना जो नाटक है वह शिवाजी के जीवन पर आधारित नाटक है। तो इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि हरिकृष्ण प्रेमी जो नाटककार हैं वह एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले और 14वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है जन्मेजय का नाग्यज्ञ के लेखक कौन है? इसको आपको बताना है कि जन्मेजय का नाग्यज्ञ को किसने लिखा है, और इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जन्मेजय का नाग्यज्ञ या किस विधा की रचना है। इसके विकल्प हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो जन्मेजय का नाग्यज्ञ नामक जो रचना है इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद ने कल्याणी परिणय, कर्णवालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, कामना, अस्कंद गुप्त, एक घूंट,
चंद्रगुप्त, ध्रुव श्रामणी आदि नाटक की रचनाएं की हैं, जिसमें से इनकी जो करुणालय नामक रचना है जो हिंदी का प्रथम गीत नाट माना जाता है तथा एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले और 15वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है गोदान उपन्यास है। आपको बताना है कि गोदान किस प्रकार का उपन्यास है। क्या यह यथार्थवादी उपन्यास है, या फिर आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास है, या फिर आदर्शवादी उपन्यास है, या फिर यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद उपन्यास है। तो जो गोदान उपन्यास जो कि प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास के रूप में जाना जाता है, यह उपन्यास जो है वह यथार्थवादी उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जबकि प्रेमचंद को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंद को उपन्यास तथा कहानी सम्राट की संज्ञा भी दी गई है। बढ़ते हैं अगले और 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है, इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास या फिर नंददास। तो वैराग्य संदीपनी नामक जो रचना है वह तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाएं हम लोग जान लेते हैं एक बार। रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस इनका महाकाव्य है। पार्वती मंगल, कावितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली जो कि सूरदास से प्रभावित होकर इन्होंने कृष्ण गीतावली नामक रचना को लिखा था। विनय पत्रिका जो कि ब्रजभाषा में लिखी गई एक प्रमुख रचना है। और इसके अलावा बरवे रामायण, दोहावली तथा हनुमान बाहुक जो इनकी अंतिम रचना के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले और 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है अपराजिता के लेखक कौन है। इसका विकल्प है नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, यहाँ पर अंचल से तात्पर्य रामेश्वर शुक्ल अंचल से है, रामधारी सिंह दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो अपराजिता नामक जो काव्य रचना है इसको रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखा है। और रामेश्वर शुक्ल अंचल को प्रेम और मस्ती का कवि भी जाना जाता है। प्रेम और मस्ती के कवि के रूप में इनकी पहचान है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मधुलिका, किरण बेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल तथा विराम चिन्ह। बढ़ते हैं अगले और 18वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है सागर मुद्रा के लेखक कौन है। आपको बताना है सागर मुद्रा किसकी रचना है। इसके विकल्प हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या फिर गिरजा कुमार माथुर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। सागर मुद्रा नामक रचना के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, जो कि एक प्रयोगवादी कवि के रूप में इनकी पहचान है और प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन शुरू किया तथा कुल 4 सप्तकों का इन्होंने प्रकाशन किया, जिसमें पहला सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अज्ञेय की कुछ रचनाएं जैसे हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणामयी प्रभा, आंगन के पार द्वार नामक रचना पर इन्हें साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की वाक छाया तथा आसाध्य वीणा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले और 19वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है उदयभान चरित के लेखक कौन है। इसके विकल्प हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या फिर मुंशी इंसा अल्लाह खान। तो उदयभान चरित नामक जो रचना है इसको हम सभी दूसरा नाम इसका जो है वह है रानी केतकी की कहानी अथवा उदयभान चरित, और इसको लिखा है मुंशी इंसा अल्लाह खान ने, जो कि शुरुआती हिंदी गद्य रचनाकारों के रूप में इनकी पहचान की जाती है। और लल्लू लाल जिन्होंने प्रेम सागर नामक रचना लिखा, सदल मिश्र ने जो है नासिकेतोपाख्यान लिखा, जबकि सदा सुखलाल ने सुख सागर नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। बढ़ते हैं अगले और 20वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है। इसके विकल्प हैं कृष्णा सोबती, फणीश्वर नाथ रेणु, राही मासूम रजा या फिर भगवती चरण वर्मा। तो आधा गांव नामक जो यह उपन्यास है वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार जिनका नाम है राही मासूम रजा, इन्होंने लिखा है। यह एक आंचलिक उपन्यास के रूप में भी जाना जाता है और इसमें ग्रामीण उत्तर प्रदेश के एक गांव की वर्णन किया गया, जिसमें मुसलमान ग्रामीणों की कथा है जो कि पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान के विभाजन के समय उत्तर प्रदेश में आकर बस जाते हैं। उनकी त्रासदी का वर्णन इस उपन्यास में जो है राही मासूम रजा ने किया है। यह
एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले और 21वें प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कि अमन का राग के लेखक कौन हैं। इसके विकल्प हैं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अमन का राग नामक जो रचना है इसको शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर है। शमशेर बहादुर सिंह की अन्य रचनाएं हम लोग एक बार जान लेते हैं। इन्होंने कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं नाम से भी इनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा उदिता इनकी जो है काव्य संग्रह है और ये जो है दूसरे सप्तक के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है। और यह प्रसिद्ध प्रश्न है और कई बार यह परीक्षा में पूछा भी गया प्रश्न है। इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका जो सही उत्तर है, हिंदी के जो प्रारंभिक गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं वो लल्लू लाल जाने जाते हैं। अगर इस विकल्प में सदल मिश्र या फिर मुंशी इंसार अल्लाह खान होता तो हम उनका चयन करते, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक गद्यकारों के रूप में लल्लू लाल की पहचान जानी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है लल्लू लाल ही इसका होगा। बढ़ते हैं अगले और 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे। यह भी कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके विकल्प हैं भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैत्री शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो कलाधर नाम से जो प्रारंभ में रचनाएं लिखते थे वो लिखते थे जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद, जो कि बनारस के निवासी थे और ये सुंघनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले और 24वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा गया है रूपाण, जबकि होना चाहिए था रूपाभ। आपको बताना है कि रूपाभ नामक पत्रिका जो थी इसके संपादक कौन थे। इसके विकल्प हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए। रूपाभ नामक पत्रिका के संपादक जो थे वह सुमित्रा नंदन पंत थे और यह प्रगतिवादी विचारधारा से संबंधित पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत ने किया। तो इसका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत सबसे पहले किसने किया। इसके विकल्प हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दाताशी, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। तो इसका जो सही उत्तर आप सभी परिचित होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। गारसा दाताशी ने सबसे पहले अपनी पुस्तक इस्तावर द ला लिटरेच्यूर इन दुई हिंदुस्तानी नाम से फ्रांसीसी भाषा में सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आरंभ किया, जिसका हिंदवी साहित्य के इतिहास नाम से अनुवाद जो किया वह किया। आपको बताना है कि हिंदवी साहित्य के इतिहास के नाम से इसका सबसे पहले अनुवाद किसने किया। तो इसका जो अनुवाद किया वह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। बढ़ते हैं अगले और 26वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। इसके विकल्प हैं संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा। तो माटी की मूर्ति जो रचना है यह एक संस्मरण विधा की रचना है और इसको लिखने वाले जो संस्मरण के रचनाकार हैं वह है राम वृक्ष बेनीपुरी, जिन्होंने लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर आदि प्रमुख रचनाएं जो कि संस्मरण या फिर निबंध के रूप में लिखे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। इसके विकल्प हैं संवाद कमोदी, दिग्दर्शन, उदंत मार्तंड या फिर बंगदूत। तो आप सभी विकल्प के आधार पर ही पहचान लिए होंगे कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, उदंत मार्तंड, जो कि पंडित जुगल किशोर शर्मा द्वारा प्रकाशित कलकत्ता से होने वाला साप्ताहिक पत्र था। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इसके विकल्प हैं देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती या फिर नूतन ब्रह्मचारी। तो जो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है
जो कि मौलिक उपन्यास है वह लाला श्री निवास दास द्वारा लिखित उपन्यास है और यह है परीक्षा गुरु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 29वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है, इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। तो बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से जो फारसी भाषा में टीका लिखा उसको लिखा था आनंदी लाल शर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता का मूल रूप क्या है, यह किस रूप में लिखा गया है। और आप सबको मैं बता दूं कि 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता को गोकुलनाथ ने लिखा है और यह जो 84 वैष्णव की वार्ता है यह वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन किया है और 252 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन जो है किया है गोकुलनाथ ने। गोकुलनाथ के दादाजी का नाम वल्लभाचार्य तथा गोकुलनाथ के पिताजी का नाम जो था वह विठलनाथ था और यह जो रचना है यह एक जीवनी वृत्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले और 31वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा। इसके जो विकल्प हैं वह है गया प्रसाद शुक्ल, पंडित गौरीदत्त, जगदम्बा प्रसाद मिश्र या फिर पंडित देवीदत्त शुक्ल। तो आप सबको बता दें कि सरस्वती पत्रिका जो 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ, यह पत्रिका को 1903 से 1918 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इलाहाबाद से प्रकाशित किया तथा 1918 में यह पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपना इसका उत्तराधिकारी पंडित देवीदत्त शुक्ल को बनाया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पंडित देवीदत्त शुक्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध काव्य कम पंक्ति कहाँ से ली गई, इसको आपको बताना है कि केशव कहीं न जाए का कहिए यह पंक्ति किस काव्य से ली गई है। इसके विकल्प हैं सूर सागर, सूर सारावली, कृष्ण गीतावली या फिर विनय पत्रिका। तो 32वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी विनय पत्रिका। अब आप सबको पता होगा कि विनय पत्रिका को किसने लिखा है, तो विनय पत्रिका को लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। अब आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, अवधी है अथवा ब्रज भाषा है। इसके अलावा कृष्ण गीतावली को भी जो लिखा है उसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जबकि सूर सागर सूरदास की रचना है और सूर सारावली जो है यह भी सूरदास की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है। इसके विकल्प हैं गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कवि धूमिल जो हैं इनका जो वास्तविक नाम है सुदामा पांडे धूमिल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 34वें प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है। इसके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, विद्या निवास मिश्र। तो जो ललित निबंधकार के रूप में नहीं जाने जाते वे जाने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भाव तथा मनोविकार संबंधी निबंधकार के रूप में जाना जाता है। इनका पहला जो निबंध है विचार वीथी नाम से चिंतामणि जो निबंध संग्रह है, सबसे पहले विचार वीथी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनकी जो प्रमुख निबंध हैं उनके नाम एक बार मैं आप सबको बता देता हूँ। इनके निबंध हैं उत्साह, श्रद्धा, भक्ति और लज्जा, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण एवं व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। बढ़ते हैं अगले और 35वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है।
आपको बताना है कि तीसरी कसम एक कहानी है और इस कहानी पर फिल्म बनाई गई है। यह किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? इसके विकल्प हम सभी देख लेते हैं। तो इसके विकल्प हैं प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र कुमार की फिल्म पर जो है कहानी पर फिल्म बनाई गई है तीसरी कसम। जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था नामक कहानी लिखा था जिस पर फिल्म बनाई गई, उसने कहा था। तथा प्रेमचंद की गोदान नामक उपन्यास पर भी फिल्म बनाई गई है। तो प्रश्न के आधार पर इसका जो सही उत्तर है तीसरी कसम किसकी कहानी है जिस पर फिल्म बनाई गई, तो सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला और 36वां प्रश्न आप सबको बताना है कि वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? इसके विकल्प हैं गोदान, प्रति परिकथा, बलचनामा या फिर मैला आंचल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मैला आंचल नामक उपन्यास, जिसको फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र वामन दास हैं। यह जो उपन्यास है पूर्णिया जिले के मैरीगंज नामक गांव की कथानक पर आधारित यह उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं कुबेर नाथ राय, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा या फिर शिव प्रसाद सिंह। आप सबको बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं यह किसकी आत्मकथा है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई, जिसका पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा भाग है बसेरे से दूर तथा चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसके विकल्प हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी या फिर हुंकार। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ वह उर्वशी नामक जो महाकाव्य, जो कि गीत नाट्य के रूप में भी, महाकाव्य के रूप में भी पहचाना जाता है, उस पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य प्रमुख रचनाएं अगर हम जान लेते हैं वह हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयल और कवित्व, हारी का हरिनाम, सीपी और शंकर, आत्मा की आंखें। ये इनकी प्रमुख जो कविताएं हैं जहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले और 39वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा है, आपको बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा यह किस विधा की रचना है, इसको आपको बताना है। तो इसके विकल्प हैं यह एक नाटक है, एक आत्मकथा है, एक जीवनी है या फिर एक उपन्यास है। तो आप सबको पता होगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जो कि पौराणिक कथाओं पर आधारित उपन्यास है। इसके अलावा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास हैं वह हैं चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसको हम सभी अभी प्रश्न में पढ़ ही रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा थी, कवि वचन सुधा यह नाम था, यह क्या थी? क्या यह एक कविता प्रतियोगिता थी या फिर एक पत्रिका थी, एक नाटक प्रतियोगिता थी या फिर एक साहित्यिक मंच था? तो आप सबको पता होगा कि कवि वचन सुधा जो कि 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली जा रही थी, यह एक पत्रिका थी और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई पत्रिका थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसके अलावा हरिश्चंद्रिका तथा हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधनी नामक से भी पत्रिका निकाला। बढ़ते हैं अगले और 41वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले सरस्वती पत्रिका का जो संपादन कार्य शुरू किया वह 1903 ईस्वी से शुरू किया। बढ़ते हैं अगले और 44वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपको सूची ए को सूची बी से सम्मिलित करना है और
सुमिलित करके इसके सही विकल्प का चयन करना है। तो आप सभी ने अभी पढ़ा कि बाणभट्ट की आत्मकथा को किसने लिखा, तो बाणभट्ट की आत्मकथा को लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो ए का चौथा उत्तर सही होगा। शेखर एक जीवनी, यह किसके द्वारा लिखित उपन्यास है, तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है या फिर अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो दूसरे का पहला सही होगा। आधे अधूरे जो उपन्यास है यह मोहन राकेश का है, तो सी का दूसरा सही होगा। और संस्कृत के 4 अध्याय या रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है, तो डी का तीसरा सही होगा। तो इस हिसाब से जो प्रश्न 42 है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी सम्मिलित करके इसको चेक कर लेना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 4, 1, 2, 3। बढ़ते हैं अगले और 43वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है। इसके विकल्प हैं ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं या फिर बड़े घर की बेटी। तो प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है वह है कफन, जो कि घीसू तथा माधव नामक 2 दलित पात्रों के ऊपर लिखी गई यह यथार्थवादी कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि कौन हैं। इसके विकल्प हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर नरेश मेहता। तो जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया वे हैं ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जब ज्ञानपीठ पुरस्कारों का प्रारंभ हुआ तब जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया, जबकि इनको उस समय का प्रसिद्ध पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनकी रचना कामायनी के लिए दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान है। तो इसके जो विकल्प हैं वह हैं रसखान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। तो आप सभी ने इसका जो सही उत्तर है वो पहचान लिया होगा। घनानंद की प्रेमिका का नाम जो था सुजान था। यह नाम जो आगे चल के श्री कृष्ण के नाम से जो है लिया जाने लगा। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, जो एक वेश्या थी। घनानंद की कविता में सुजान शब्द का बहुत बार प्रयोग किया गया है, जो कहीं कहीं कृष्णवाची तथा तो कहीं कहीं सुजान नामक उनकी प्रेमिका जो कि वेश्या थी उस पर आधारित है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं अगर हम बता दें तो वह हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोशकार, रस केलीवल्ली या फिर कृपा कांड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला 46वां प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया वह क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी या फिर मन्नन द्विवेदी। तो आप सभी ने इसका सही उत्तर पहचान लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण किया गया और इसकी जो समय सीमा है वह 1900 से 1920 तक या फिर 1903 से 1918 तक मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है। तो यह प्रश्न शायद दोहराया गया प्रश्न है, तो आप सभी ने इसका सही उत्तर पता होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, करसर तासी ने, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत किया। बढ़ते हैं अगले और 48वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य की आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो आप सभी विकल्प देख लीजिए। विक्रम संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक, सन 1050 से 1375 ईस्वी तक, विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी जो भी साहित्यिक घटनाएं हैं उनको विक्रम संवत के रूप में प्रदर्शित किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 1050 से 1375 ईस्वी तक के जो समय को रामचंद्र शुक्ल ने माना है वह आदिकाल के रूप में माना है। और इस 1050 में अगर हम 57 वर्ष घटाते हैं तो हमें ईस्वी का पता चलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 993 ईस्वी से हिंदी साहित्य में आदिकाल का प्रारंभ माना जाता है। बढ़ते हैं अगले और 49वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि के रूप में स्वीकारा है। इसके विकल्प हैं सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज या फिर पुष्पदंत। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले जिसे हिंदी का कवि माना है वह है राजा मुंज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है
नवीन रिपोताज परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? इसके विकल्प हैं लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच में, बंगाल का अकाल, स्वराज्य भवन। तो 50वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीपुरा नामक उपन्यास, जिसको सबसे पहले शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। इस रिपोर्टाज जिसे शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है, इस रिपोर्टाज से हिंदी में नवीन रिपोर्टाज परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्न में से किस ग्रंथ को आल्हा खंड के रूप में जाना जाता है? अब हम सभी इसके विकल्प देख लेते हैं। आपको बताना है कि आल्हा खंड के रूप में किसे जाना जाता है। तो क्या चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो को जाना जाता है, या फिर नरपत नाल के विशलदेव रासो को, या फिर जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को, या फिर दलपति विजय द्वारा रचित खुमार रासो को? तो आप सभी इसके सही उत्तर की पहचान कर लिया होगा। आल्हा खंड के रूप में जो जाना जाता है वह जगनिक द्वारा लिखित रचना परमाल रासो को आल्हा खंड के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले और 52वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? इसके विकल्प हैं बहुत मीठा होना, भूख लगना, बात बिगड़ना, या फिर अव्यक्त अनुभव। तो गूंगे का गुड़ होना अर्थात जिसका अनुभव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? इसके विकल्प हैं कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास, या फिर परमानंद दास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी सुंदरदास जो हैं यह अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि हैं, क्योंकि जो सुंदरदास हैं यह ज्ञानश्री शाखा के अंतर्गत आने वाले संत कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है, और इनकी जो प्रमुख रचना है वह ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं कामायनी, रामचरितमानस, साकेत, या फिर प्रिय प्रवास। तो आप सबको इसका उत्तर पहले से ही मालूम होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी प्रिय प्रवास, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा। इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जबकि कामायनी को जयशंकर प्रसाद ने, तथा रामचरितमानस जो कि भक्तिकालीन रचना है जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, तथा साकेत नामक काव्य जो कि एक महाकाव्य है जो कि 12 सर्गों में है, इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और 55वां प्रश्न है किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसके विकल्प हैं सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्यलम, या फिर आंगन के पार द्वार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि हिंदी का सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। और यह पुरस्कार इन्हें 1978 ईस्वी में दिया गया, तथा अज्ञेय की रचना आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। बढ़ते हैं अगले और 56वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं कबीर, सूरदास, तुलसी, या फिर जायसी। तो आप सबको पता होगा कि कबीर की भाषा को हम सभी साधुक्कड़ी भाषा या फिर पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी भाषाओं में समस्त प्रकार के शब्द जितनी भी, चाहे वह अवधी हो या फिर ब्रज हो या फिर खड़ी बोली, सभी प्रकार के शब्दों का मिश्रण मिलता है। जबकि सूरदास ने अपनी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली समस्त रचनाओं में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। जबकि तुलसीदास जो थे इन्होंने अपनी कुछ रचनाओं में तो अवधी का प्रयोग किया और कुछ रचनाओं में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। जैसे रामचरितमानस नामक महाकाव्य में तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया, वहीं इन्होंने विनय पत्रिका तथा कवितावली जैसी रचनाओं में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। जबकि जायसी जो थे ये जायस नामक स्थान के रहने वाले थे, और जायस नामक स्थान जो कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पड़ता है, और वहाँ की जो भाषा है वह अवधी भाषा है। और इस प्रकार जायसी ने भी अपनी जितनी भी रचनाएं, चाहे वह पद्मावत हो या फिर अखरावट हो या फिर आखिरी कलाम हो या फिर कान्हावत हो, इन समस्त रचनाओं को उन्होंने जो है अवधी भाषा में लिखा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जायसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं कबीर, सूरदास, शरहापाद या फिर विद्यापति। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, शरहापाद, जो कि बौद्ध सिद्ध की कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें हिंदी का पहला कवि माना जाता है। और शरहापाद को हिंदी का पहला कवि मानने वाले जो हिंदी साहित्य के प्रमुख विद्वान हैं वह हैं राहुल सांकीत्यन, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में शरहापाद नामक कवि को हिंदी का पहला कवि माना और इनकी जो रचना शैली थी वह दोहा शैली को अपनाया और इस प्रकार दोहा में रचना करने वाले ये हिंदी के प्रथम कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले और 58वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसके विकल्प हैं जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो, जो कि आदिकालीन कवि हैं, जिन्हें अपनी रचनाएं चाहे वह पहेलियाँ हों या फिर मुकरियाँ हों, सभी रचनाओं में इन्होंने जो है खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया। और इनका जो वास्तविक नाम है वह है अबुल हसन मुआइनुद्दीन खुसरो और इनकी जो जन्म हुआ था वह 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं जो हैं वह हैं खालिक बारी, हालाते कन्हैया, नजराने हिंदी, जो खालिक बारी जो इस समय वर्तमान समय उपलब्ध है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी जो कि रचना के रूप में नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन वह पहेली और मुकरियों के रूप में आज भी हम सभी लोग पढ़ते या फिर बुझाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आप सबके लिए है वह है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो क्या होता है? आपको बताना है तब कौन सा अलंकार होता है। इसके विकल्प हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप सबको पता होगा जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का एक अलग तरीका यह है कि जहाँ पर जनु, जानहु, मनु, मानहु शब्द आए वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाते, मनहु नील मन शैल पर आतप प्रियो प्रभात। तो इस जो पंक्ति है जो कि बिहारी लाल ने लिखा है और इस पंक्ति में जो है जो अलंकार है वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। बढ़ते हैं अगले और 60वें प्रश्न की तरफ। 60 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने जो है वह है प्रत्येक के 4 जो है प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है, उस उत्तर को आपको पहचानना है। तो इसका जो विकल्प है वह है इंद्र, सिंह, ब्राह्मण या फिर सूर्य। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ब्राह्मण शब्द जो है यह अनेकार्थी शब्द है और इसे हम द्विज के रूप में भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वह ब्राह्मण होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा जो विकल्प है वह त्रुटिपूर्ण है। इसको आपको बताना है। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इस पंक्ति को हम कैसे लिखें या फिर कैसे पढ़ें जिससे कि यह सही हो। तो इसके जो विकल्प हैं वह हैं जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। यह जो है सही है, वर्तनी और हर प्रकार की दृष्टि से यह जो वाक्य शुद्ध है। अब आपको बताना है अगले और 62वें प्रश्न का उत्तर। आह, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? क्या यह संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है अथवा विशेषण है? आपको बताना है। तो आहा शब्द जो है यह अव्यय है। अव्यय किस प्रकार के शब्दों को कहते हैं? तो जिनमें लिंग, वचन,
कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो जो है आहा में जो वो शब्द है इसमें अव्यय शब्द है। बढ़ते हैं अगले और 63वें प्रश्न की तरफ। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आपको ध्यान से बताना है कि सरसी छंद में होता है क्या होता है। इसके विकल्प हैं 27 मात्राएं, जिसमें 16 और 11 पर यति और अंत में लघु और गुरु होता है। 28 मात्राएं, 16 और 12 पर यति, अंत में लघु और गुरु होता है। 28 मात्राएं, 16 और 12 पर यति और अंत में गुरु और लघु होता है। और विकल्प डी है कि 27 मात्राएं होती हैं और 16 और 11 पर यति और अंत में जो होता है वह क्या होता है, तो गुरु और लघु होता है। अब आपको पहचान कर बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर जो है वह सही है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर डी। इसमें 27 मात्राएं होती हैं और 16 और 11 पर यति होती है और अंत में जो है लघु और गुरु और लघु होते हैं। बढ़ते हैं अगले और 64वें प्रश्न की तरफ। 64वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार के अध्यक्ष कौन थे। यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आपको बताना है। इसके विकल्प हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है जो 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि सुधार परिषद के अध्यक्ष के रूप में जिनकी नियुक्ति की गई वे थे आचार्य नरेंद्र देव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और 65वां नंबर का प्रश्न आप सबके लिए है कि भूतकाल किसके भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं आपको बताना है। इसके विकल्प हैं 7 भेद, 6 भेद, 9 भेद या फिर 4 भेद। तो आप सबको पता होगा कि भूतकाल के जो हैं कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत और 5वां संदिग्ध भूत और 6 जो होता है वह होता है हेतुमद भूत। तो इस प्रकार भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 66वां नंबर का प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। और यह बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और यह जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। इसके विकल्प हैं कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक या फिर अपादान कारक। तो आप सबको पता है जहाँ पर अलग होने की बात कही जाती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, उसको आपको बताना है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। यह क्रिया विशेषण वाक्य है। यहाँ पर क्रिया विशेषण जो है वह रोते रोते है, क्योंकि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर पहुँचने की विशेषता जो बताता है वह रोते रोते है। पहुँचना एक क्रिया है और रोते रोते जो है यह पहुँचने की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले और 68वें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को आप सब जो है पढ़ना है पंक्तियों को और उन पंक्तियों का सही क्रम आपको पढ़कर जो है बताना है कि कौन सा क्रम इसका बिल्कुल सही है। एक बार मैं पंक्ति इसको पढ़ देता हूँ, इसके बाद आप इस सभी सुमेलित करना और उसके बाद इसके सही विकल्प का चयन करना। भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। यह जो है पंक्ति हैं। अब इसको एक व्यवस्थित क्रम में करना है, तो आप सब जो है इसको व्यवस्थित क्रम में कर लेंगे। उसके बाद मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले होगा इसमें शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो सबसे पहले तीसरा होगा, फिर 5वां नंबर होगा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर छठा। बढ़ते हैं अगले और 69वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग
क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर हमको दो प्रकार के प्रश्न समझ लो एक ही प्रश्न में शामिल है। एक तो आपको बताना है कि इसमें स्त्रीलिंग क्या है कवि की, और दूसरा इसकी वर्तनी भी पहचानना है। कवियत्री, कवियत्री, कवयत्री या फिर कवयत्री। तो इसका जो सही उत्तर आप सब ने पहचाना होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। कवयित्री जो है यह वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध है और कवि की स्त्रीलिंग भी यही होता है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न आप सबके लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इसको आपको बताना है। सरोज यह कमल की पर्यायवाची है। जलद क्या है आपको बताना है। पंकज या फिर जलजात। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जलद जो है यह कमल की पर्यायवाची नहीं है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जलद जो है यह किसकी पर्यायवाची शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और 71वां प्रश्न आप सबके लिए जो स्क्रीन पर है वह है। तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है करने के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, चुका है के अर्थ में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चाहिए के अर्थ में तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। यह संस्कृत के प्रत्यय हैं दोनों। बढ़ते हैं अगले और 72वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है वीर रस का अस्थाई भाव। आपको बताना है स्फूर्ति, युद्ध, उत्साह या फिर विरक्ति। तो आप सभी को पता होगा कि वीर रस का जो अस्थाई भाव है वह है उत्साह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न नीलोत्पल में कौन सा समास? इसको आपको बताना है। व्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। तो नीलोत्पल जो है नीला है जो उत्पल, तो इस प्रकार जो इसमें समास होगा वह होगा कर्मधारय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 74वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आ और आ के बाद ई और ई आए तो मिलकर ए हो जाते हैं, यह किस स्वर संधि का उदाहरण है? इसको आपको बताना है। दीर्घ स्वर संधि का, वृद्ध स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का या फिर अयादि स्वर संधि का। तो आप सबको पता होगा कि आ और ई मिलकर जब ए हो जाते हैं तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और 75वां प्रश्न आप सबके लिए है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? इसके विकल्प हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या फिर राष्ट्रीयता। तो जो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है वह है राष्ट्रीयता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कौन और कोई और कुछ जो शब्द है यह किस सर्वनाम में किया जाता है? तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 77वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है तीर्ण। तीर्ण शब्द का अर्थ आपको बताना क्या है? तुच्छ, अल्प, घास, पत्ता, तिनका, घास या फिर लता और द्रुम। तो तीर्ण किसे कहते हैं इसको आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है तीर्ण जो है वह तिनका और घास के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसको आपको बताना है। हाँ, यानी, सूची या फिर शुष्क। तो जो वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो शब्द है यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसको आपको बताना है। ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, प्रशीवन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, कपास। जो करपट इसका तत्सम शब्द नहीं है, जबकि कपास का जो तत्सम शब्द है वह है करपास। तो यह जो है सही शब्द होगा। तो करपट जो है यह कपड़ा शब्द का तत्सम शब्द है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले और 80 और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है आपको बताना है। लालिमा में क्या उपसर्ग लगा है? पराजय, दशक या फिर कारीगर में।
तो आप शब्द से ही पहचान लिए होंगे कि पराजय शब्द में उपसर्ग लगा है। इसमें जो उपसर्ग है वह है परा, तो परा उपसर्ग से जय नामक शब्द से मिलकर बना है शब्द पराजय। मित्रों, इस प्रकार आज का यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही हुए यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।